Hello students, welcome to Checker Chemistry classes. So अभी जस्ट प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी किए थे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसमें मैंने बताया था आपको एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एविडेंसेस के साथ एविडेंसेस हो चुके थे अपने प्रीवियस क्लास में। देखो पीके क्या होता है, के क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स आपने स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आज अभी आपकी प्रेजेंट क्लास में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन अगर प्रेजेंट होता है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में क्या वेरिएशंस आते हैं, मतलब एसिडिटी इंक्रीज होती है या फिर एसिडिटी डिक्रीज होती है, ये सारे कंसेप्ट आज के क्लास में क्लियर कर लेंगे अपन, राइट। मतलब जनरली जब कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन रिलीज करता है और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है, तो उसको अपन कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, एनायन होता है। अगर इसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्टेबिलिटी कम है तो वीक एसिड है। स्टेबल द आयन ग्रेटर द एसिडिटी, स्टेबल द आयन स्ट्रॉन्गर द एसिड, ऐसे बोल सकते हो हम। स्टेबल द आयन स्ट्रॉन्गर द एसिडिटी। अगर आपको 3 या 4 कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसा पूछते हैं तो जिसका आयन स्टेबल होता है वही कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल होता है, राइट। सो फिलहाल एक क्लास में ये स्टडी करना है आपको, राइट। तो अभी फिलहाल इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं आप, राइट, जब ये जब किसी भी वाटर में या फिर किसी वाटर में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो ये फास्टली क्या रिलीज करता है, यहाँ से H+ रिलीज करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, C डबल बॉन्ड हो O-, और क्या रिलीज हुआ, H+ आयंस। अभी आराम से सुनो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, इसको आप conjugate base बोलते हैं। इट इज अ conjugate base ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। अगर इसकी ये अगर स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेंगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ये थोड़ा सा माइंड में रखो फिलहाल। फिर ये कैसा स्टेबल होता है बाद में देखेंगे, पर अब एक कंसेप्ट देखें। जब कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, मींस आयन में कन्वर्ट होता है, तो वो आयन अगर स्टेबल होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बस ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है अभी। अगर अभी ये हो गया कंसेप्ट, तो अभी नेक्स्ट यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं मैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एसिडिटी, अरे यार जब H+ रिलीज, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ रिलीज करता है और H+ आयन में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट होता है और H+ आयन रिलीज करता है। अगर रिलीज करने के बाद, मतलब ये H+ आयन रिलीज करने के बाद फिर से ये H+ आयन वापस नहीं लेना। कब नहीं लेंगे, अगर ये स्टेबल है तो H+ आयन नहीं लेगा, अगर ये अनस्टेबल है तो फिर से H+ आयन ले लेगा। मतलब अगर कोई किसी को आप कुछ दे रहे हैं और वो बाद में रिटर्न ले रहे हैं तो अनस्टेबल, लेस एसिडिक है। अगर दे दिए और बाद में मांग रहे नहीं, मतलब वो उधर ही, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह देखो कार्बोक्सिलेट आयन कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया। तो अभी सिंपल दो तीन पॉइंट्स लिखता हूं, देखो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स
डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन मतलब वो ये वाला, इस पे डिपेंड करती है। और दूसरा अब ये स्टेबिलिटी, एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन पे डिपेंड करती है। तो फिर आपको स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है ये मालूम होना। द स्टेबिलिटी ऑफ carboxylate ion depends on negative charge on oxygen atom। ये दो बातें याद रखो। पहला क्या बोला मैंने? The acidic strength of carboxylic acid is depends on stability of carboxylate ion। The stability of carboxylate ion depends on negative charge on oxygen atom। ये बात जरा आराम से सुनो। RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ उसके स्टेबिलिटी, कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो फिर आपको एक डाउट आ गया, सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन किस पे डिपेंड करती है? तो वो नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पे, ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट? ठीक, दो बातें क्लियर है। तो अभी तीसरा पॉइंट, अगर इफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हुआ है और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, if negative charge on oxygen atom decreases, then stability of carboxylate ion क्या होती है? increase and also एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज। बस इफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस, तो फिर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीज एंड आल्सो एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज। अब इसका रिवर्स लिख लो। रिवर्स बोले तो इफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम क्या बोलते हैं? increases, then the stability of carboxylate ion क्या होती है? डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन डिक्रीज एंड एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीज। बस ये चार पॉइंट जिसको समझ में आए उसको किसी भी एसिड की एसिडिटी समझ में आएगी। बस यही है पूरा इसमें का जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, यही है। Acidity of carboxylate ion, carboxylic acid depends on stability of carboxylate ion। फिर stability of carboxylate ion depends on negative charge on oxygen atom। तीसरा पॉइंट अभी ये हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर पूरा खेल है। अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर कम होता है तो आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और एसिडिटी, साथ में एसिडिटी भी बढ़ती है। अगर किसी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट रहता है या फिर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज होती है, तो एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाती है, राइट? सो ये हो गया आपका मेन पॉइंट्स। क्लियर? तो अब देखो, हाउ समझो, आराम से समझो, कुछ टेंशन नहीं है। ये फॉर्म हुआ C डबल
बॉन्ड O माइनस, इसका रेजोनेटिंग फॉर्म होता है और एक, मतलब ये इधर ट्रांसफर होगा तो इधर चले जाएगा, RCO माइनस डबल बॉन्ड। तो इसको ये दोनों को मिला के आप एक फॉर्म में लिख सकते हो COO, और ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसलिए यहां पे माइनस सिंबल, राइट। और एक C, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अभी देखो, अभी इस वाले ऑक्सीजन पे, मतलब ये वाले ऑक्सीजन, ये दोनों पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, मतलब ये दो ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। अगर अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम डिक्रीजेस तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आल्सो इंक्रीज। तो अभी इस वाले ये दो वाले ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसको कम करना है, आपको क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसको आपको कम करना है, डिक्रीज करना है, तभी ये आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप इधर क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगा दिए, समझो ऐसा। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्राइंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब ये विड्रा करते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम क्या होता है, डिक्रीजेस, बराबर। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करते हैं इधर से, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है। नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम डिक्रीजेस, राइट। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो ये H+ को वापस नहीं ले सकता, राइट। तो ये क्या हो गया, स्टेबल, राइट। और यहां पे अगर इधर आप इस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फिर से क्या होगा, इंक्रीज। सो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम क्या होता है, इंक्रीज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम इंक्रीज तो क्या होगा, इस आयन की स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होती है, डिक्रीज। तो उसके वजह से एसिडिटी भी क्या होती है, डिक्रीज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम डिक्रीज तो क्या होता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज, तो एसिडिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। बस समझ में आ गया, एक वर्ड का काम था सिर्फ बताने का। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स आते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कम होती है। बस यही बताना था, समझ में आए? तो ये पॉइंट माइंड में रख दो। किसी भी एसिड की एसिडिटी उसके स्टेबिलिटी ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, और स्टेबिलिटी ऑफ आयन किस पे डिपेंड करती है,
अगर वो नेगेटिव चार्ज को आप बिजी कर देते हो, डीलोकलाइजेशन कर देते हो या फिर कम कर देते हो या फिर बिजी कर देते हो, तो वो H+ आयंस फिर से नहीं लेगा, H+ आयंस को फिर से वापस नहीं लेगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने से अगर कार्बोक्सिलिक आयन अगर स्टेबल होता है किसी भी एसिड का, तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। राइट, ओके, समझ में आया? तो सीधा सीधा मीनिंग है, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। राइट, सो क्लियर। राइट, हो गया? याद रखो अच्छे से, रटना नहीं, केमिस्ट्री को अगर रट लिए समझो तो केमिस्ट्री कभी नहीं आएगा। समझना है, देखना है, परखना है, समझना है, तभी केमिस्ट्री आता है, नहीं तो नहीं आता। राइट, क्लियर है आपके डाउट्स? तो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, स्टेबिलिटी फैक्टर और अनस्टेबिलिटी फैक्टर। एसिडिटी ऑफ फिनॉल जाके वो वीडियो देख लो, फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे मैंने क्लियर बताया था, यही कंसेप्ट है वहां पर भी। राइट, तो अभी एग्जांपल लेंगे, चलो। तो थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लो, ये जो है फॉलोइंग ग्रुप्स, मतलब कुछ ग्रुप्स देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर ये ग्रुप होते हैं, CF3 सबसे स्ट्रॉन्ग है, दूसरा NO2 ग्रुप, बाद में CN ग्रुप, इस तरह CN, उसके बाद में हाइड्रोजन्स में आते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाद में फिनिल ग्रुप। राइट, तो अभी आपको एक एक सॉल्व करना है। देखो, अगर आपको मैं CS3 COOH, आपको ये ग्रुप होना है स्टेबिलिटी फैक्टर, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है ना, कार्बोक्सिलेट आयन जो फॉर्म हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है पूरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स -M ग्रुप्स -H ग्रुप -I ग्रुप। राइट, एरोमेटिक। राइट, नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये पूरे के पूरे कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। इफेक्ट है भाई, इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको, -R भी बोलते हैं आप। -M -R सेम होता है, +M +R सेम होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। उसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें भी दो होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, पता है ना? राइट, तो कभी भी किसी भी एसिड की स्टेबिलिटी अगर आपको पता करना है, किसी भी एसिड की, मतलब कॉन्जुगेट बेस, जब H+ रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो बाद में -M इफेक्ट, बाद में -H फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, बाद में -I इफेक्ट, बाद में हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये ऑर्डर है, ये सीक्वेंस में आपको देखना है किसी भी।
राइट। तो आपको ये कंपाउंड दिए, सपोज आपको मैंने ये कंपाउंड दिया CF3COOH ये वाला, B CH2NO2 COOH, C CH2 Cl COOH, इस तरह दे दिया मैंने कंपाउंड सबको। और आपको बताना है के ऑर्डर एसिडिटी ऑर्डर बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? अगर ए ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूशन कौन सा है? CF3 ग्रुप है। देखो C के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर F3 फ्लोरीन है, यहाँ पे एक NO2 है और यहाँ पे एक Cl, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप है। तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन विट्राइल बोले तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? खींचते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है सबसे? ये वाला NO2 और Cl में देखो NO2 और Cl दोनों विट्राइल है, पर NO2 का इफेक्ट ज्यादा है तो ये वाला, बाद में C ये हो गया। इस तरह आपको किसी भी एसिड की एसिडिटी आइडेंटिफाई करना है, राइट। ओके ये हो गया। बताना मेरा काम है भाई, आपको अप्लाई करना है। मैंने ऑर्डर दिया, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं इनमें से किसी भी, इनमें से कौन सा भी अगर सब्स्टिट्यूशन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है तो ये ऑर्डर से आप अलर्ट लो, समझ में आया? और ये भी याद रखना है आपको, एलिफैटिक में है तो ये, एरोमैटिक में तो ये रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे प्रॉब्लम्स करेंगे अभी, राइट। चलो मैं कुछ एसिड दे देता हूं, वो लिख लो। CF3 is strong acid, CF3, then CCl3COOH, right, बाद में CHCl2, right, बाद में NO2C, इस तरह देखो 3 CF3 ग्रुप है, मतलब 3 यहाँ पर भी 3 है, पर इससे ज्यादा विड्रॉल ग्रुप इसका है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही NO2 ग्रुप है। भले Cl का इफेक्ट कम है NO2 से, बट यहाँ पे 2 Cl होने से NO2 से ज्यादा एसिडिटी बढ़ाता है, राइट। इस तरह आपको याद रखना है, ओके, राइट। ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अगर आपको ये ऐसे वाले प्रॉब्लम दिया, सपोज CS3COOH, CS3CH2 COOH, CH COOH, CS3 CH2 CH2 COOH, समझो ये B C D, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाल दो। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, साइज इंक्रीज होता है अल्किल ग्रुप्स का, अल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, साइज के ऊपर गए तो। और ब्रांचिंग इंक्रीज होता है, फिर भी एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे साइज बढ़ गया, यहाँ पर ब्रांचिंग भी बढ़ गई और यहाँ पे साइज भी बढ़ गया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, बाद में बी, बाद में सी। सर यहाँ पे तो 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, तो
सी, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब ये दोनों पे डिसाइड कैसा करोगे, सी और डी में? इधर भी 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है। तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से एसिडिटी फिर से कम हो जाती है। तो आंसर तो यही रहेगा आपका। मतलब यहाँ पे सॉरी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो एसिडिटी कम हो जाती है ना, तो यहाँ पे डी, यहाँ पे सी। मतलब यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ब्रांचेड है। तो कभी भी स्ट्रेट चेन की एसिडिटी ब्रांचिंग से ज्यादा होती है, राइट? सो ये ब्रांच होने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है साइड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, राइट? तो इस तरह ये भी हो गया। नेक्स्ट, अभी आपको अगर ऐसा दे CH3COOH A B CH2Cl COOH C CHCl Cl COOH और D CCl Cl Cl COOH, तीनों कार्बोक्सिल, चारों भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? नंबर ऑफ विट्राइल ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो एसिडिटी भी इंक्रीज होती है। तो आंसर क्या आता है? डी सबसे ज्यादा, बाद में सी, बाद में बी और सबसे कम ये, राइट? ये भी हो गया। और एक एक्सेप्शन है, HCOOH बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड, इनका एसिडिटी ऑर्डर A B C। देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, विड्राइंग भी नहीं है, तो सबसे स्ट्रांग तो ये है। और बी और सी में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड वो O- होगा ये H+ रिलीज करने के बाद, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो O-, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर बेंजीन रिंग भी, पर इसमें जो कार्बन है हाइब्रिडाइजेशन क्या है इनका, इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इससे ज्यादा है। तो आंसर बी और सी आएगा, याद रखिए, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, राइट? तो इस तरह किसी भी एसिड की एसिडिटी आइडेंटिफाई कर लो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट, एसिडिटी ऑफ, चलो, एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो भाई एक बार याद रखो, देखो ये COOH है और यहाँ पर भी COOH है, एक बार याद रखो, और यहाँ पर भी एक बार क्लियर, मतलब कैसा रखना नहीं है आपको, समझना है, तीनों सेम है। सिमिलर फैक्टर को नेग्लेक्ट करना है आपको,
मतलब तीनों में सेम है तो तीनों को आप डिसाइड नहीं कर सकते अभी। अगर मैं यहाँ किसी भी एक कार्बन के ऊपर किसी भी एक पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ और यहाँ पर किसी भी एक कार्बन के पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एसिडिटी सबसे ज्यादा रहेगी। और ये दोनों में इसके ऊपर कौन सा ग्रुप नहीं है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी और इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में रख लो ऐसा, राइट? यही आपको अप्लाई करना है अभी, राइट? तो अभी यहाँ पे आपको पहला समझना है, अगर मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया, देख लो भाई, पहला दे देंगे COOH A B, COOH C, COOH D, COOH, बस तीनों सेम है। एक ग्रुप तीनों जगह पे लगा दो, आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल कौन सा लगाएंगे आप? किसी भी एक ग्रुप को लगा दो ना, ठीक है? तो एक लगा दो, कुछ फर्क नहीं गिरेगा। OH, ठीक है, NO2 लगा दो, NO2, NO2। आपको अब पूछा मैंने एसिडिटी ऑर्डर, मतलब कि ये ऑर्डर पूछा मैंने, सबसे कम कौन सा है बताओ ज्यादा? सबसे ज्यादा आप बता नहीं सकते अभी, सबसे कम वाला तो बता सकते हो। देखो यहां जो NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला भी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट यहाँ पे एक भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो उसके सबसे कम है D वाले की। सो D की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो अब आपको डिसाइड करना है A B C D, ABC में, ABC में डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आपको एक इफेक्ट समझना है, आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट समझना है, मतलब आर्थो सब्स्टिट्यूशन, मेटा सब्स्टिट्यूशन, पैरा सब्स्टिट्यूशन है। तो आर्थो वाले की एसिडिटी कभी भी, एक बात आराम से सुनो, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, यानी देता हूं आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एसिडिटी always greater than मेटा एंड पैरा। एक बार याद रख लो, एक बार क्लियर कर लो, अगर आर्थो के ऊपर, आर्थो पोजीशन पे अगर एक सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, irrespective of the nature of group, whether it is electron donating or withdrawing। समझ में आ रही बात? अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर वो आर्थो पोजीशन पे है तो मेटा और पैरा से इसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी, मतलब ए वाले की एसिडिटी कभी भी ज्यादा है बी और सी से। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एसिडिटी ऑलवेज ग्रेटर देन मेटा एंड पैरा। सो क्यों ऐसा, क्यों सर? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्थो इफेक्ट मालूम होना जरूरी है, राइट? आर्थो इफेक्ट, तो आर्थो इफेक्ट क्या होता है लिखो, व्हेन, देखो
when a group is present, when a group is present at ortho position of benzoic acid, the irrespective of its nature, whether it is electron donating group or electron withdrawing group, don't come on, it generally increases acidity या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड. So this effect is called ortho effect. When a group is present at ortho position of benzoic acid, समझो ये बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे एक ग्रुप है. सो G इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. नो नीड, इस कौन सा ग्रुप है, वो डोनेटिंग है या फिर विड्रॉइंग है, उससे कुछ लेना देना है आपको. सो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन, व्हेन अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन of benzoic acid, the irrespective of its nature कौन सा भी हो, it generally ये ग्रुप की वजह से, इस ग्रुप की वजह से इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हमेशा बढ़ती है. राइट? क्यों, क्या होता है, किस वजह से बढ़ती है? तो देखो, अभी देखो ये ग्रुप है, अगर यहां से H+ निकल गया, एसिड है तो H+ निकल गया ना भाई, निकल जाने के बाद क्या फॉर्म होता है, O-, राइट? ठीक है. अगर यहां पे ग्रुप नहीं है समझो, ठीक है, ये पहला समझ में है. व्हेन अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट, सिंपल एक डेफिनेशन है भाई, कुछ नहीं है, सिंपल ऑर्थो पोजीशन के बेंजीन मतलब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक ग्रुप होता है, कौन सा ही ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उस बेंजोइक एसिड की एसिडिटी हमेशा बीटा और पैरा से ज्यादा होती है. इसी को आप ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं. तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो ये बताऊंगा मैं. देखो थोड़ा सा यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आना जरूरी है. देखो ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे तो कौन सा ग्रुप नहीं है, नो, एनी ग्रुप, कौन सा ग्रुप नहीं है, तो फिर H+ रिलीज करने के बाद ये क्या होता है, इस तरह O- H+ में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद अब ये रेजोनेंस होना है इसका. पर देखो इस वाले ऑक्सीजन का डोनेशन इधर होने से पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर बैक डोनेट कर सकते हैं. इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, तो फिर इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो ये इधर नहीं डोनेट करेंगे, फिर इसके नेगेटिव चार्ज उसी तरह रहेगा. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम नहीं होता, क्यों बोलो तो ये बैक डोनेशन हो रहा है ना इधर से, रिंग से. बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स. तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने की वजह से इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है. तो अगर आप एक ग्रुप लगाते हो यहां पे इस तरह C बॉन्ड O-, यही फॉर्म लिखा, अगर यहां पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, समझ में आएगा, एक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है, मतलब इनका रेजोनेंस होता है, कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ पे ग्रुप है. ये ग्रुप की वजह से ये दोनों में
मतलब कार्बो COH ग्रुप और ठीक है ले लो, ये दोनों के ग्रुप में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, ये दोनों के आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में आर्थो पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप है, इस ग्रुप और ये ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। सर रिपल्शन होने से क्या होता है, रिपल्शन होता है ये वाले एंड COOH ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से ये जो ग्रुप है COH ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चले जाता है, आउट ऑफ प्लेन COOH ड्यू टू रिपल्शन, लिख देता हूं, ड्यू टू रिपल्शन these two groups, due to repulsion COOH group goes on out of plane, मतलब आउट ऑफ प्लेन, एक प्लेन में से रेजोनेटिंग मतलब रेजोनेंस होने वाला था ना, तो आउट ऑफ प्लेन जाता है। मतलब आउट ऑफ प्लेन जाने से ये जो बैक डोनेशन होता है ना, ये नहीं हो सकता बाद में। समझ में आ रही बात, समझ में नहीं आई? देखो बेंजोइक एसिड एक H+ डोनेट करके बेंजोइट कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हुआ। अगर ये बेंजीन के ऊपर है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए बेंजीन यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्यों बोला, तो ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन नहीं है, रेजोनेंस होता है इनके बीच में, ये यहां से बैक डोनेशन होता है, तो इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कम नहीं होता। अगर इसके ऊपर एक ग्रुप आता है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप की वजह से ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चले जाता है। मतलब आउट ऑफ प्लेन खाली ऐसे नहीं जाएगा वो, मतलब ये दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये दोनों के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये जो ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चले जाता है। अगर ये ग्रुप आउट ऑफ प्लेन जाता है तो इनका और ये जो ग्रुप है COH ग्रुप और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होता। मतलब यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा था यहाँ पे, मतलब ऐसा ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा अभी, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा बोले तो ये तो फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ये डोनेट नहीं कर सकता। भले इसके ऊपर कौन से भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर विड्रॉइंग हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर सकता ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। समझ में आया? कुछ नहीं यार, सिंपल है, राइट। मतलब एक बात सीधा सीधा याद रखो, अगर आपके बेंजोइक एसिड में आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उसकी एसिडिटी हमेशा किससे, मेटा और पैरा से ज्यादा रहेंगे। तो ये डिक्लेयर हो गया, ये सबसे ज्यादा है, डी सबसे कम है। अब आपको डिसाइड करना है बी और सी में, राइट। तो देखो ये तो हो गया, आर्थो इफेक्ट समझ में है, कुछ नहीं है भाई। आर्थो इफेक्ट फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो ये जो ग्रुप है COOH और यहाँ पे एक ग्रुप है, राइट। ये आर्थो पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से ये दोनों ग्रुप में, मतलब ये आर्थो पोजीशन वाला ग्रुप और बेंजोइक एसिड पे जो ग्रुप है बेंजोइक COH ग्रुप, ये दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये रिपल्शन की वजह से ये जो COH ग्रुप है ना, वो क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। आउट ऑफ प्लेन होने से रेजोनेंस नहीं हो पाता किसके बीच में, बेंजीन और COH के बीच में। बस क्लियर, ये है आर्थो इफेक्ट, राइट। तो अभी यहां पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, डी सबसे, अब ये दोनों में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी यहां पे डी वाले में मेटल पोजीशन पे ओनली विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटल पोजीशन पे ओनली माइनस आई इफेक्ट लगता है, माइनस आई या फिर प्लस आई। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई, विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई लगता है, प्लस एम प्लस आई प्लस एम प्लस एम और माइनस एम नहीं लगता मेटा पोजीशन पे, कभी भी याद रख लो। और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई दोनों इफेक्ट है। मतलब माइनस एम इफेक्ट, मतलब दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं, दो इफेक्ट से इन टू विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉइंग यहाँ पे
बेटा के पोजीशन में आर्थो का, सॉरी बेटा के कंपैरिजन में पैरा का ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा ये, बाद में सी, बाद में बी और सबसे कम डी। समझ में आया? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ओके, अभी वन बाय वन चलो। आर्थो इफेक्ट जो होता है वो कभी भी क्या होता है बोले तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड। अगर तो आपको आर्थो इफेक्ट समझा भी नहीं समझा तो ही चलेगा, पर आपको एक चीज करना है, आर्थो पोजीशन वाला बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, भले वो कुछ भी रह दो। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू मेटाइल पैरा। बस ये याद रखिए। तो आपको 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, देखो COOH OH OH A B COOH OH C OH sorry OH OH। सो इसका आपको एसिड इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, के ऑर्डर बताना है। चलो बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो देखो भाई ये तो आर्थो है, यहां पर भी आर्थो है, यहां पर भी आर्थो है, दोनों या दोनों में तो आर्थो इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट, और यहां पर भी वो ही लिख देता हूं आर्थो इफेक्ट। तो कभी भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड CD से तो ज्यादा है, तो ये सब मतलब ये दोनों का तो ये दोनों उनसे ज्यादा है। अब ये दोनों पे कैसा डिसाइड करोगे आप? यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिपल्शन हो रहा है, तो देखो H+ रिलीज करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट होता है? O- में कन्वर्ट होता है कि नहीं? क्यों बोले तो यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं होता है, O- ये मतलब ये रेजोनेंस ऐसे होता है ना, तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ये क्या होगा? O- H+ रिलीज के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है उतना वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो ये सबसे स्टेबल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ये, बाद में B हो गया। C और D में डिसाइड करो। तो C पे OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है? मेटा पोजीशन के ऊपर से सिर्फ -I लगता है, इसका -I लगता है, -I ही लगता है, +M -M नहीं लगता। तो यहाँ पर से ये नोन पे रहे तो ये डोनेट करता है ना, तो +M और -I लगता है। और एक को याद रखो, +M और -M मोर डोमिनेट देन +I एंड -I। तो अब बताओ आंसर। यहाँ पर -I लग रहा है, यहाँ पे +M लग रहा है, -I भी है, पर -I के कंपैरिजन में +M डोमिनेंट है, तो +M ही कंसीडर करना है आपको। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये दोनों में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला स्ट्रॉन्ग एसिड C, बाद में D। इस तरह आपको आंसर करना है, राइट? ओके, और कुछ? और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वीडियो तो लेंथ बढ़ती जाएगा। अभी यहाँ पे ये इस तरह लो,
CH3B। अब ये बताओ, आप मुझे बताओ, ये आपको करना है, आंसर आपको करना है, जल्दी। आंसर चलो, यहाँ पे R तो इफेक्ट है तो ये सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है बोले तो D का ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, यहाँ बाद में D। अब ये दोनों में डिसाइड करो, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस साइन लग रहा है, प्लस साइन लगता है यहाँ पे, प्लस साइन या फिर माइनस है, बस यहाँ पर दो इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस H प्लस I। हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है और इंडक्टिव प्लस I इफेक्ट भी लग रहा है, तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट की वजह से ये डोनेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, पर यहाँ पे जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है यहाँ से, तो फिर इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ेगी। सो B इज ग्रेटर देन C। ठीक, चलिए ओके। और कुछ समझ में आ गई बात पूरी? और एक चलो एक इंपॉर्टेंट दे दूंगा, करो अभी देखते फाइनल एक दे रहा हूं, करो COH A B C D और एक लो A B C D E भी ले लो। अब यहाँ पे ग्रुप लगाओ, OH CH3 Cl, OH CH3 Cl NO। आप बोलो एसिडिटी, ऑर्डर बताओ जल्दी। देखो पहला आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस M माइनस I, यहाँ पर प्लस H प्लस I, साइनाइड विट्राइल ग्रुप है, तो क्या लग रहा है यहाँ पे माइनस M सॉरी माइनस I लग रहा है, यहाँ पर माइनस M माइनस I, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप डिसाइड करो। अरे भाई जिधर भी माइनस I है, माइनस वाले विट्राइल है, प्लस वाले डोनेटिंग है, तो विट्राइल ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं। अब बोलो प्लस M माइनस I, तो डोमिनेटिंग प्लस M है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है इधर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, डोनेट कर रहे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग हो रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग हो रहा है, बट इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी विड्रा हो रहे हैं, यहाँ पर भी विड्रा है, बट यहाँ पे ज्यादा विड्रा हो रहे हैं, तो सबकी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है D, बाद में है C। अब इसमें डोनेशन हो रहा है, इसमें भी डोनेशन हो रहा है, बट यहाँ पे डोनेशन नहीं है, तो ये दोनों से इसकी एसिडिटी ज्यादा है, तो E। अब ये दोनों में डोनेशन हो रहा है, पर बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस I से हो रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस M से हो रहा है, तो प्लस M कभी भी डोमिनेट है, तो यहाँ पे सबसे कम होगा यहाँ पे, तो B लास्ट में। ठीक है, पहला वाला NO2 ग्रुप, दूसरा वाला साइनाइड, तीसरा वाला बेंजोइक, चौथा वाला B राइट। ओके क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, ये हो गया आपका एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कुछ भी हो गई, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, पढ़ लो। और एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर आपको बेंजोइक एसिड देता है
और OH NO2 NO2 NO2। अभी बताओ पिक्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पिक्रिक एसिड है, ऐसा भी हो